नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा एक खास कार्यक्रम क्यों है? क्योंकि इसके जरिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी सेगमेंट में आज बात होगी केले की खेती की। केले की खेती आप करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको इसकी किस्मों के बारे में पता हो, प्रबंधन के बारे में पता हो, किस तरह से आप इसका अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए। केला हमारे देश में सदाबहार फल है। केले के स्वाद, पोषक तत्व और औषधीय गुणों के कारण साल भर इसकी मांग बनी रहती है। केले में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए लोग इसे हर मौसम में खाना पसंद करते हैं। हमारे देश में बड़ी मात्रा में केले की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जाता है। इसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात और असम में भी बहुतायत में केले की खेती की जाती है। किसान इसकी खेती करते समय किन बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। केले की खेती। केले की खेती करने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु अच्छी मानी जाती है। इसके लिए बलुई से मटियार दोमट मिट्टी बेहतर होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो। साथ ही मिट्टी में जल निकासी का गुण भी हो। उच्च नाइट्रोजन युक्त, पर्याप्त फास्फोरस और पोटाश युक्त मिट्टी में केले की अच्छी पैदावार मिलती है। केले का अच्छा उत्पादन लेने के लिए स्थान के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन भी जरूरी है। हमारे देश में केलों की सैकड़ों किस्में उगाई जाती है, लेकिन अच्छी गुणवत्ता और भरपूर पैदावार के लिए किसान उन्नत किस्मों का चयन करते हैं। जैसे केले की उन्नत किस्में पूवन, नेंद्रन, रसथली, कर्पूरावली। संकर किस्मों में CO1, H1, H2, FHIA1। अब जान लेते हैं केले के पौधों की रुपाई का सही समय और तरीका। केले के नए बाग लगाने के लिए सबसे अच्छा समय 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच होता है। इस समय मौसम अनुकूल होता है तो पौधों को जमने में वक्त नहीं लगता। रुपाई करते समय पौधों को गड्ढे या नालियों में लगाएं। खेत तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत में 1 से 2 जुताई कर पाटा लगाया जाता है। इसके बाद 2 से 3 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर के चौड़े, लंबे और गहरे गड्ढे तैयार किए जाते हैं। फिर इन्हें करीब 15 दिन के लिए धूप में खुला छोड़ दिया जाता है और इसके बाद गड्ढों में 10 किलो गोबर की खाद, 250 ग्राम नीम केक, 20 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन डालें। इन जरूरी उर्वरक को डालकर पौधों की रुपाई करें। अब बात सिंचाई की, कैसे करें, कितनी करें। सिंचाई व्यवस्था। केला एक ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती है, इसीलिए इसमें पानी की उपलब्धता पर ज्यादा ध्यान देना होता है। अच्छी पैदावार के लिए केले में 70 से 75 सिंचाई की जरूरत होती है। सर्दियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर तो गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। साथ ही पौधों की जड़ों को नुकसान से बचाने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाना बेहतर विकल्प है। इससे पानी की बचत भी होती है और पौधों को बढ़वार भी अच्छी होती है, लेकिन इसके साथ ही पौधों की सुरक्षा भी जरूरी है। केले में कई तरह के कीट और रोग लगने की आशंका रहती है, जिससे फसल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। नुकसान को कम करने के लिए फसल की सतत निगरानी करते रहना चाहिए। साथ ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करना चाहिए। रुपाई के बाद फसल करीब 11 से 12 माह बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। किसान बाजार में फसल की मांग और बाजार की दूरी के हिसाब से फलों की तुड़ाई करे। लंबी दूरी वाले स्थानों में उपज ले जाने के लिए 75 से 80% पके फलों की तुड़ाई करे। सर्दियों में तुड़ाई का काम सुबह के समय करें, जबकि गर्मियों में दिन के समय फल तोड़े। तुड़ाई के बाद फलों के आकार, रंग और परिपक्वता के आधार पर छटाई करके ही बाजार भेजें। ये था सेगमेंट खेती किसानी। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा
फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। एआईसी से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब एआईसी का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एआईसी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं हमारा पशुधन सेगमेंट, जिसमें हम आपको बता दें कि आपने कई बार पशुओं को देखा होगा कि उनके कान में एक पीला सा टैग लगा होता है, लेकिन हर पशु में ये टैग आपको नजर नहीं आएगा। ये टैग होता क्या है और इसके फायदे क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। हमसे जब कोई हमारी पहचान पूछता है तो हम अपने नाम के साथ अपना आधार कार्ड दिखा देते हैं, जो हमारे बारे में बेसिक जानकारी के लिए पर्याप्त है। लेकिन जब कोई हमारे पशु के बारे में यही सवाल करता है तो हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं होता। इसी कमी को दूर करने के लिए पशुओं का ईयर टैगिंग किया जाता है, जिसमें पशु और पशुपालक से जुड़ी तमाम जानकारी होती है। पशु के 12 अंकों के इस नंबर में पशु आहार से संबंधित जानकारी, पशुधन बीमा में उपयोगी, दुग्ध उत्पादकता की जानकारी, केसीसी से संबंधित सेवा में उपयोगी, चिकित्सा संबंधी जानकारी, कृत्रिम गर्भाधान की जानकारी, टीकाकरण की जानकारी, बैंक से ऋण लेने में उपयोगी जैसी तमाम जानकारी समाहित होती है। चलिए और बेहतर जानकारी के लिए जान लेते हैं विशेषज्ञ की राय। सारे पशुओं को ईयर टैग का प्रावधान किया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ईयर टैग एक 12 डिजिट यूनिक नंबर है हर जानवर के लिए। जैसे हम हमारे इंसान के लिए हमारे पास आधार है, वो सेम आधार की तरह से ये काम करता है। तो ये 12 डिजिट का यूनिक नंबर है। तो जिस पशु के कान में आपका ईयर टैग लग गया, उसका सारा डेटा इन्फॉर्मेशन, हमारा एक डेटाबेस होता है, उसको हम इनैप बोलते हैं। तो इनैप डेटाबेस में सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि कोई भी आप टैग से आपको पता चल सकता है इसका ओनर कौन है, इसका टीकाकरण कब किया गया था, उसके ब्रीडिंग एक्टिविटीज़ कब किए गए थे, जैसे एआई कब किया गया था, उसका एज क्या है, सब कुछ उसी से ही पता चल जाता है। तो ये आपके एक जैसे हमारा आधार होता है उसी तरीके के ये 12 डिजिट यूनिक नंबर है। और इसका महत्व तो ये है कि हमने सारे राज्य सरकार को ये एक एडवाइजरी की तरह भेज दी गई है कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है, मतलब जिसमें पशुएं इन्वॉल्व होते हैं, जो भी कार्यक्रम हमारा हो रहा, राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज़, वो सारे कार्यक्रम में पशु का टैग नंबर लगाना बहुत महत्व हो जाता है। और आपको आंकड़े ये बता दें कि जो हमारा सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हमारे मतलब भारत में लगभग 30 करोड़ गाय भैंस हैं। तो 30 करोड़ गाय भैंस से लगभग हमारे अभी तक 22 करोड़ गाय भैंसों को टैग लग गए हैं। और इसके अलावा भी हम कभी कभी देखते हैं तो ये टैग लगने के बाद कभी कुछ किसान भाइयों का ये कंप्लेन रहता है कि ये टैग जहाँ पे लगा है वहाँ संक्रमण हो जाता है। ये संक्रमण यूजुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रॉपर गाइडलाइंस कैसे टैग लगाए जाए उसको सारे राज्यों को हमने भेज दिए गए गाइडलाइंस कि कैसे आप टैग लगा सकते हैं। उसके साथ जो भी एडवाइजरीज हैं कि कैसे, और वीडियोस भी बनाए हैं कि कैसे प्रॉपरली टैग लग सकें। अगर कोई प्रॉपरली अगर ट्रेंड जो एनिमल हस्बेंड्री वर्कर है वो लगा रहा है टैग, तो उसमें कहीं संक्रमण होने के चांसेस नहीं है। फिर भी कभी कभी जानवर जो चरने के लिए जाते हैं, किसी के साथ लड़ाई हो जाती है या कोई एक आप देखते हैं झाड़ियों में लग गया, तो वो कभी कभी इन्फेक्शन होता है। तो वो मामूली इन्फेक्शन होता है जो कि जनरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम्स होते हैं और कुछ स्प्रेज अवेलेबल होते हैं, उसको लगाने से वो 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं। ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। आप समझ लेते हैं कि इसे कैसे लगवाएं। तो इसके लिए पशुपालकों को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुओं का ईयर टैगिंग करवाना चाहिए। जब पशु का बीमारियों से सुरक्षा के लिए टीकाकरण किया जाता है तो इस टैग को लगाया जाता है, जिसमें लग चुके टीके और लगने वाले टीकों की जानकारी होती है, जिसके तहत मुंह पका, खुरपका, ब्रुसेलोसिस जैसे टीके अनिवार्य है। पशुओं में रोगों की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से गाय, भैंस, बकरी, भेड़ व सूअरों में विशिष्ट पहचान संख्या से चिन्हित करने का लक्ष्य है। अब तक 22 करोड़ पशुओं की टैगिंग हो चुकी है। इसे लगाते समय सबसे पहले कान को स्प्रिट से साफ किया जाता है।
फिर 12 अंकों वाले प्लास्टिक के टैग को एप्लीकेटर के माध्यम से लगाया जाता है। टैग को पंच करते समय कान की बड़ी नसों को बचाते हुए नॉन ब्लीडिंग जोन में पंच किया जाता है। टैग लगाने के कुछ दिन बाद जांच की जाती है कि पशु के कान में संक्रमण तो नहीं। लेकिन कभी कभी टैग लगाने के बाद संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसकी कई वजह हो सकती है। पशु में ईयर टैगिंग के कई फायदे हैं जो पशुपालक को सहूलियत देते हैं, जैसे सरकार की योजनाओं का लाभ टैग लगे हुए पंजीकृत पशुओं को प्रमुखता से दिया जाता है। इससे पशु से संबंधित जानकारी को रिकॉर्ड के रूप में रखना आसान होता है। टैग लगाने से गुम हो गए या चोरी हुए पशुओं का पता लगाना आसान होता है। पशुओं के क्रय विक्रय में आसानी होती है। इससे पशुओं में वंशावली रिकॉर्ड रखने में काफी मदद मिलती है। इस तरह से देखा जाए तो ईयर टैग पशुओं के लिए बेहद जरूरी है। बस जरूरत है पशुपालक को जागरूक होने की। अब कार्यक्रम में वक्त है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर, आइए आपको दिखाएं। पशुओं को अत्यधिक तापमान व तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, इंटेरोटॉक्सिमिया रोग के टीके यदि ना लगे हों तो लगवा दें। पशुओं के खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें और ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। खुरपका, मुंहपका रोग से ग्रस्त पशुओं के दूध को उसके बछड़ों को ना पीने दें, जिससे बच्चे संक्रमित ना हों। रोगग्रस्त पशुओं के मुंह, खुर व थनों को लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट का 1% घोल बनाकर धोएं। इस माह में पशुओं में गलघोटू व लंगड़ा बुखार की आशंका बनी रहती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से संपर्क करें। भेड़ बकरियों में पीपीआर, भेड़ चेचक रोग होने की आशंका है। रोग से सुरक्षा के लिए टीके लगवाएं। पशुओं को कृमिनाशक दवा पशु चिकित्सक से परामर्श के बाद ही दें। पशुओं में बाह्य परजीवी की समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह से ही दवा का उपयोग करें। बरसात के मौसम में पशु के घरों को साफ सुथरा व सूखा रखें। ये था सेगमेंट हमारा पशुधन। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम गांव किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चेतावनी देता हूं सबको कि आज से विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा। एक ही ईश्वर है। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हम आपको बता दें कि अब हमारे देश में बदलाव आ रहा है। वो कैसे? हमारे देश का जो युवा है अब वो उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद नौकरी के पीछे नहीं भागता, बल्कि खुद से स्टार्टअप की शुरुआत करके अन्य लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा है। इससे ना तो केवल बेरोजगारी कम हो रही है हमारे देश में, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो सपना है मेक इन इंडिया, उसे भी सहयोग मिल रहा है। आइए एक ऐसे ही सफल युवा उद्यमी से आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान में। दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है और अब वो ऐसा आहार, ऐसे उत्पाद चाह रहे हैं जो उन्हें हर तरह से सुरक्षित रख सकें। मौजूदा समय की ये मांग युवाओं के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं।
इसीलिए कई युवा छोटे बड़े स्टार्टअप के साथ आगे आ रहे हैं, जिसमें हमारी सरकार भी युवाओं के इन कदमों को सार्थक बनाने में लगी हुई है। इसीलिए तो टेक स्टार्टअप ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 23 लाख रोजगार सृजित किए। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार 2017 से अब तक करीब 3.25 करोड़ औपचारिक नौकरियों का सृजन हुआ। नए रोजगार पैदा करने के लिए मुद्रा योजना ने करीब 35 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया। ऐसे ही स्टार्टअप्स को मंच मिला ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 में, जिसमें 10 से ज्यादा देशों की करीब 600 से अधिक कंपनियां शामिल हुई, जो अपने उत्पादों की बिक्री और प्रचार प्रसार में इजाफा करने का प्रयास करते नजर आए। ऐसे ही एक उद्यमी अक्षय वैष्णव, जो हर्बल उत्पादों के साथ बाजार में जगह बना रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक हर्ब्स, ऑर्गेनिक मसाले, ऑर्गेनिक चाय शामिल है। अक्षय बताते हैं कि सिर्फ चाय ही करीब 31 प्रकार की है। अक्षय मानते हैं कि मौजूदा समय में लोग आयुर्वेद की तरफ फिर से जा रहे हैं। लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए अक्षय कई तरह के पौधे आधारित पाउडर भी तैयार करते हैं। हमारा कंपनी का नाम है आयुर्वेद ऑर्गेनिक हर्बल्स LLP, जो कि ऑर्गेनिक में B2B हर्ब्स, स्पाइसेस और हर्बल टीज प्रोवाइड करता है। अभी रिसेंटली हम लोग ने लॉन्च किया है हमारा ब्रांड, जो है ऑर्गेनिक स्पाइसेस, ऑर्गेनिक हर्बल पाउडर्स एंड हमारा नेचुरल हर्बल टीज। ऑर्गेनिक में इसलिए हम लोग ने लॉन्च किया है हमारा ब्रांड के हम लोगों तक पहुंचा पाए हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। आजकल लोग सब पेस्टिसाइड वाले प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, उसके लिए हमने हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किया है, जिसमें स्पाइसेस में आपको सब रेंज मिल जाएंगे, हमारे हर्बल पाउडर्स में आपको सब रेंज मिल जाएंगे। जैसे स्टीविया पाउडर है, जो डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा करके लोग यूज़ करते हैं, डायबिटीज पेशेंट लोग। अश्वगंधा पाउडर है, शतावरी पाउडर है। स्पाइसेस में आपको हल्दी मिल जाएगा, लाल मिर्च मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है नेचुरल हर्बल टीज़ है। हर्बल टीज़ में हमारे पास 31 वैरायटीज़ के रेंज है, जिसको मसाला चाय से या फिर दूध वाली चाय से मूव होना है, उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे फ्लेवर वाले हर्बल टीज़ निकाले हैं, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम हमारे कस्टमर लोग को जेन्युइन ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट खिलाना चाहते हैं। अक्षय के ये प्रयास बाजार की मांग को दर्शाते हैं। नौकरी पेशा युवा बाजार की नब्ज को समझकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं, साथ ही देश हित में भी भागीदार हो सकते हैं। उनके इस कदम में सरकार भी सहयोग कर रही है। किसी भी कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए युवा लोन जैसी सुविधा का लाभ ले सकते हैं और अपने साथ साथ और अन्य युवाओं को भी रोजगार दे सकते हैं। तो ये थे हमारे सफल युवा उद्यमी। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी के सफर को देखकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही बता दें, आज के अंक में भी बस इतना ही। उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जितनी भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, वो आपके लिए लाभकारी साबित सिद्ध हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर एक QR कोड भी आप देख रहे होंगे। इसे आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में आपसे करेंगे मुलाकात, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।